नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुपोषण के बारे में देखेंगे कि कुपोषण क्या है, कुपोषण होने के क्या कारण होते हैं, कुपोषण कितने प्रकार का होता है और कुपोषण की समस्याओं से कैसे हम निजात पा सकते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुपोषण वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे महिला सुपरवाइज़र, उसमें स्पेशली कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुपोषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो इस वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ। कुपोषण क्या होता है? तो ये नॉर्मल बेसिक सी समझ होती है कि जब बच्चों का शारीरिक विकास एवं वृद्धि उनकी आयु के अनुसार जो भी मानक चीज़ें होती हैं उसके अनुसार नहीं होती है, शरीर का विकास नहीं होता है, तो वो एक कुपोषण कहलाता है। कुपोषण में शरीर बहुत ही अल्प विकसित होता है, शरीर नाटापन, बौनापन, दुबलापन, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं ये सब कुपोषण के अंतर्गत आती हैं। अति पोषण भी एक प्रकार का कुपोषण ही है, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाना ये भी कुपोषण का ही प्रकार कहलाता है। तो यदि हम डिफाइन करें कि बच्चों का शारीरिक विकास एवं वृद्धि उनकी आयु के मानक अनुरूप न होना ही कुपोषण कहलाता है। ऐसे बच्चे जो अपनी उम्र के अन्य सामान्य स्वस्थ बच्चों से औसतन कम विकसित होते हैं या बहुत अत्यधिक विकसित होना भी कुपोषण ही कहलाता है। शरीर में कुपोषण की निम्न स्थितियां हो सकती हैं, जैसे पहला, शरीर में पहले से ही कम पोषण तत्वों की उपलब्धता होना, दैनिक भोजन से कम पोषक तत्वों की प्राप्ति होना, ये जो है कुपोषण की स्थितियां हैं। और तीसरी कौन सी है? भोजन से प्राप्त पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व मिलने पर भी शरीर में उनका अवशोषण नहीं होना। इन तीन स्थितियों में किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुपोषण हो जाता है। जब मान लो कि पहले से ही शरीर में कम पोषक तत्व उपलब्ध हों तो भी शरीर दुबलापन हो जाएगा, शरीर का वजन अचानक से घट जाएगा तो कुपोषित हो जाएंगे। दैनिक भोजन से कम पोषक तत्वों की प्राप्ति हो, आप खाना खाएं लेकिन उसमें पोषक तत्व ही ना हो तो भी आपको कुपोषण हो जाएगा। और तीसरा, जब आप पर्याप्त मात्रा में खाएं और उसमें पोषण भी हो लेकिन आपके शरीर को वो चीज़ें ना लगें तब भी आपके शरीर में कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। सभी बच्चों को 5 साल की उम्र तक विकास करने की क्षमता एक समान होती है। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो इसका अर्थ है कि उसके शरीर में सामान्य गति से वृद्धि करने की क्षमता, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास व सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। क्योंकि सभी बच्चे जब एक प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, एक ही उनमें क्षमता है, एक ही जैसी जो है शारीरिक वृद्धि हो रही है, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से यदि कोई बच्चा उसके अनुरूप नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं कुपोषित या कुपोषण का शिकार होता है। ज़्यादातर कुपोषित और सामान्य पोषण वाले एक जैसे लगते हैं और हम यह पहचान नहीं पाते कि उनकी वृद्धि और विकास चिंताजनक रूप से प्रभावित हो रही है। कुपोषण के दुष्परिणाम बाल्य अवस्था से लेकर वयस्क होने पर भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो कुपोषण एक बार यदि शुरू हो जाता है तो वो बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धि तक या विकसित वयस्क व्यक्ति तक प्रभावित करता रहता है। अब कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कुपोषण जो है आपके प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रमुख रूप क्योंकि बहुत सारी जगह आप 3 प्रकार 4 प्रकार देखेंगे लेकिन वो इन्हीं से बने हुए हैं। तो प्रमुख रूप से कुपोषण 2 प्रकार के, एक होता है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। उम्र की तुलना में कम वजन, अंडरवेट होना, उम्र की तुलना में कम लंबाई होना और लंबाई की तुलना में कम वजन, वेस्टिंग। तो ये जो है अल्प पोषण कहलाते हैं। अंडरवेट होना, स्टनिंग होना और वेस्टिंग होना। तो ये 3 शब्द आप जरूर याद रखें, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि अल्प पोषण में क्या क्या होता है। एक तो आपका वजन कम होता है, लंबाई कम होती है और लंबाई की तुलना में कम वजन। एक वजन कम होना और एक लंबाई की तुलना में वजन कम होना, ये दोनों
कुपोषण यानी कि अल्प पोषण के ही प्रकार कहलाते हैं। तो इनको जरूर याद रखें। आप कई बच्चों को देखते हैं कि मान लो कि वो 20 साल का बच्चा है और उसका वजन 50 किलो है या 60 किलो है, तो उम्र के हिसाब से वजन ठीक है, लेकिन यदि उसकी लंबाई 7 फीट है तो फिर उस हिसाब से वो क्या हो जाता है, अल्प पोषण कहलाता है। तो यदि हाइट अधिक है और वजन कम है तो वो भी कहीं ना कहीं कुपोषण यानी कि अल्प पोषण का ही शिकार है। इसका प्रमुख कारण क्या है? शरीर में सूक्ष्म तत्वों जैसे कि आयरन, विटामिन, कैल्शियम तथा प्रोटीन की कमी होना। इन सभी तत्वों की कमी होने के कारण ही क्या होता है, अल्प पोषण। फिर दूसरा क्या है, अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। अब आयु की तुलना में ज्यादा वजन, मोटापे से अति पोषण की पहचान होती है। जब उम्र और आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन अत्यधिक हो जाए तो वो किस में आ जाता है, ओवर न्यूट्रिशन, ओवर वेट या अति वजन, मोटापा के कारण अति पोषण का शिकार हो जाता है। तो हमारे देश में आप ज़्यादातर देखेंगे अल्प पोषण की समस्या ज़्यादा है, अल्प पोषण से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हैं और उसके शिकार ज़्यादा हैं। आप देखेंगे अल्प पोषण से संबंधित समस्याएं अधिक गंभीर भी होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में हर तीसरा बच्चा आयु के अनुसार कम वजन और 5वां बच्चा दुबलेपन का और हर 10 में से 4 बच्चे नाटेपन के कारण कुपोषण के शिकार हैं। और ये जानकारी ज़्यादातर परिवार के जो मुखिया हैं या माता पिता हैं उनको नहीं पता रहती कि हमारा बच्चा जो है कुपोषित है या कुपोषण का शिकार है, क्योंकि हाइट जो है सभी बच्चे ये सभी माँ बाप नहीं माप पाते और हाइट के अनुसार वजन और ये सारी जागरूकता जानकारी उनको नहीं होती है। तो जिसके कारण हमारे प्रदेश में हर 10 में से 4 बच्चे जो है नाटेपन का ही शिकार हैं। यदि समय पर उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएं तो उनकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। अब आप देखेंगे कि कुपोषण शरीर में जो है कुपोषण की कितनी स्थितियां हो सकती हैं, कुपोषण कितने प्रकार का हो सकता है, कुपोषण को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो दो तो हम देख चुके हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। तो ये जो है एक सामान्य बच्चा है, इसमें कम वजन है, इसमें नाटापन है और इसमें दुबलापन है। तो ये जो है आपके कुपोषण के प्रकार, जिसमें हमने अल्प पोषण में देखा यदि हाइट आपकी ज़्यादा है और वजन कम है तो ये भी आप कुपोषित हैं। यदि आपकी हाइट छोटी है वजन बढ़िया है तो उसमें भी आप कुपोषित हैं। और यदि आपकी हाइट अच्छी है और आपका वजन कम या ये हड्डियां भंगुर होना इस टाइप से, तो ये भी आपका क्या है, कुपोषण ही कहलाता है। तो कम वजन, नाटापन और दुबलापन, ये दो अलग अलग समस्याएं हैं। तो कम वजन और दुबलापन ये दोनों अलग हैं और दोनों ही कुपोषित की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनको जरूर याद रखें। अब बच्चों में कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ वैसे भी आप समझ पाएंगे कि कुपोषण के ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे आप देखें, जीवन के आरंभिक 5 वर्षों में पोषण का विशेष महत्व होता है और इसका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन के विकास और प्रगति पर पड़ता है। तो जीवन के जो शुरुआती 5 वर्ष हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक विकसित शरीर के लिए या एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये उस समय नींव पड़ती है शरीर की, विकास होता है। तो इस समय माता पिता के बच्चे के विकास पर बहुत ही जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चों को लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले या फिर भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो, बच्चों में बार बार सामान्य बीमारी जैसे दस्त, निमोनिया आदि संक्रमण होता रहे तो बच्चों में कुपोषण का जोखिम बढ़ जाता है और लंबे समय तक रहने पर इसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके साथ ही दूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने तथा पीने का साफ पानी उपलब्ध ना होने पर भी कुपोषण होता है। तो यदि आपके क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण नहीं है, प्रदूषित वातावरण है, चाहे वो आपके पानी के माध्यम से हो, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो खाने के माध्यम से हो, यदि अन्य माध्यमों से प्रदूषित वातावरण में आप रह रहे हैं और वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे भी आप कुपोषित हो सकते हैं।
कुपोषण के प्रत्यक्ष कारणों के साथ साथ अंतर्निहित कारण भी कुपोषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे एक परिवार लंबे समय तक गरीबी की अवस्था में रहने के कारण पौष्टिक भोजन पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाता है, जिससे सामाजिक मान्यताएं, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता में कमी, शिक्षा का अभाव, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति, उदाहरण के लिए महिलाएं घर के पुरुष सदस्यों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करने की परंपरा आदि भी कुपोषण को बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि भारत में गरीबी रेखा या गरीब व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग आप 80-90% मान लें, और उसमें कुपोषण की जागरूकता ना होना, पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी का अभाव होना, जरूरी न्यूट्रिशन शामिल नहीं करना, और उसके बाद अवेयरनेस की कमी और शिक्षा की कमी, और महिलाओं में खासकर पारंपरिक मान्यताएं कि पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना बहुत बड़ा कारण है, और बचा हुआ बासा भोजन करना या भोजन ना बचने पर दोबारा ना बनाना, ऐसे ढेर सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कुपोषित होते हैं या कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं आप जरूरी न्यूट्रिशन नहीं लेंगी या उनका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आने वाले बच्चे पर इसका इफेक्ट जरूर देखने मिलेगा। बच्चों में कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? तो भोजन की कमी, क्योंकि उनको जो जरूरी न्यूट्रिशन या जो जरूरी भोजन है वो नहीं मिल पाना, सिर्फ एक ही चीज़ या एक ही आधार पर उसे मील देना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बीमारियों की जागरूकता नहीं, स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस नहीं, सावधानियां नहीं रखना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। बार बार बीमार होना बच्चे के शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और आगे जाके कुपोषण जैसी समस्याओं से घिर जाते हैं। दूषित वातावरण एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं आसपास की जो चीजें हैं, आपके घर के अंदर जो वातावरण है उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और दूषित जल जो आप शरीर में पीते हैं, खाना जो खाते हैं, उनसे भी बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ये प्रमुख कारण है कुपोषण के। अब इसमें अंतर्निहित जो दिखते नहीं है वो क्या है? गरीबी के कारण लोग भोजन को परचेस नहीं कर पाते, जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो नहीं दे पाते। यदि मान लो उन्हें पता भी है फिर भी वो चाहे कि अपने बच्चे को वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, तो ये गरीबी एक कारण है। समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति में आप वही देख पा रहे हैं कि पारंपरिक चीजें कि पति के भोजन करने के बाद भोजन करना, बचा हुआ भोजन करना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सामाजिक मान्यताएं, बहुत सारी परंपराएं हैं, अशिक्षा और जागरूकता में कमी, ये कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं? तो कुपोषण की शुरुआती चरण में किसी बच्चे को देखकर पहचान पाना बहुत कठिन होता है कि बच्चा कुपोषित है, परंतु जब कुपोषण गंभीर रूप ले लेता है तो बच्चों में कमजोरी, दुबलेपन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। कुपोषित बच्चों का कार्य करने में मन नहीं लगता तथा उनको शीघ्र थकान महसूस होने लगती। कुपोषित बच्चों की एक पहचान यह भी होती है कि उनका चेहरा तथा त्वचा पीली दिखती है, आंखों के नीचे काले घेरा बन जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्य यंत्री के द्वारा जो है, गायत्री जो होती है आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है उसके द्वारा वजन, लंबाई, ऊंचाई की माप लेकर कुपोषण के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो यदि माता पिता अवेयर हैं तो वो इन सब चीज़ों में सावधानियां बरत के आंगनवाड़ी वर्कर की सहायता लेके अपने बच्चे को कुपोषित होने से बचा सकते हैं। प्रमुख लक्षण जैसे कि आप देख चुके हैं कि शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी होना, ये प्रमुख लक्षण हैं। कार्य करने पर शीघ्र थकान आना, शरीर की वृद्धि रुकना, चिड़चिड़ाहटपन होना तथा घबराहट होना, मांसपेशियों का ढीला हो जाना, धसी हुई आंखें और काले धब्बे वृत्त बनाना, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा, ये सब प्रमुख रूप से कुपोषण के लक्षण हैं। यदि किसी बच्चे में या किसी माता पिता को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो जरूरी जो चीज़ें हैं वो कर लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जरूरी न्यूट्रिशन देने चाहिए बच्चे को। बच्चों में कुपोषण के
क्या क्या प्रभाव होते हैं तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। कुपोषण के बहुत ही गंभीर प्रभाव हैं, जैसे कुपोषित बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे रोग से लड़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं और कोई भी रोग उन बच्चों को बहुत ही जल्द पकड़ लेता है। तो क्षमता कम हो जाने के कारण शरीर के संक्रमण से बचाव की क्षमता कम हो जाती है और बच्चे को बार बार बीमार पड़ने की समस्या होने लगती है। कुपोषित बच्चे की बीमारी की वजह से मृत्यु की संभावना स्वस्थ बच्चे की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। यदि बच्चा अत्यधिक कुपोषित है, यदि कोई वायरस संक्रमण हो गया तो उसकी मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुपोषण से बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास में क्या होती है, कमी आती है। कुपोषित बच्चा स्वस्थ बच्चे की तुलना में धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि मानसिक विकास भी उसका रुकता है कुपोषित बच्चे का। यदि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं है तो मानसिक विकास पर भी सीधा सीधा उसका फर्क पड़ता है। मानसिक स्वस्थ होना, शारीरिक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है मानसिक स्वस्थ होने के लिए, और उसका विकास धीमा हो जाता है। कुपोषित बच्चों की विद्यालय में दक्षता कम होती है और इनकी विद्यालय छोड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और विद्यालय की गतिविधियों में सबसे कम जो है उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ये प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ते हैं। बाल कुपोषण के वयस्क जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा बाल अवस्था में कुपोषित रहा है तो उसके वयस्क एडल्ट जीवन पर क्या असर पड़ेगा जब बच्चा 18 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो कुपोषण के कारण कम उम्र में लंबाई बढ़ने का मौका छूटने के कारण इस फासले को परिपूर्ण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि आप बचपन में कुपोषित रहे हैं और आपकी वो जरूरी लंबाई नहीं हो पाई है तो आगे जाके आपकी उतनी शरीर को लंबाई नहीं मिल पाएगी और बहुत कठिन हो जाएगा कि आपकी जो एवरेज हाइट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। इसलिए वयस्क होने पर भी लंबाई छोटी रह जाती है, नाटे रह जाते हैं। जन्म के 2 साल तक कुपोषित रहने वाले बच्चे बड़े होने पर वयस्क जीवन में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे का शिकार हो जाते हैं, खास तौर पर जब उनका वजन 2 साल के बाद तेजी से बढ़ा हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जब 2 साल तक बच्चे कुपोषित रहते हैं और जैसे ही बड़े होते हैं तो उनमें रक्तचाप, बीपी, डायबिटीज़ और आपके हार्ट अटैक जैसी और मोटापे का शिकार हो जाना, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बचपन में कुपोषित रही महिलाओं व पुरुषों में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि बच्चे बचपन में कुपोषित हैं, जब वयस्क हो जाते हैं तो उनमें कार्य करने की क्षमता, क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास उनका उतना नहीं हो पाता जो एक सामान्य बच्चे का होता है, जिससे उनकी कमाने की क्षमता में भी इफेक्ट पड़ता है। तो पूरा जीवन इफेक्ट होता है इन चीज़ों से। कम लंबाई में महिलाएं प्राय कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं और इस तरह के बच्चों में कई आगे के बच्चे जाकर कुपोषित होते हैं। यदि माँ में ये समस्या रही है बचपन में तो आगे जाके जो उसका बच्चा होगा तो उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब बच्चों में कुपोषण के प्रभाव क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बच्चे को बार बार बीमार पड़ना, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, उसमें बीमार पड़ जाना, क्योंकि उसमें कुपोषण है और उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। थोड़ा ठंडा गर्म हुआ, थोड़ा सीजन चेंज हुआ, उसमें बच्चे बीमार हो जाते हैं और कुपोषण के कारण वो छोटी छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं, जिससे मृत्यु तक का खतरा रहता है। फिर शारीरिक और बौद्धिक विकास में कमी आती है, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हो सकते, ये निश्चित बात है। कुपोषित बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और वयस्क होने पर कार्य क्षमता और कमाने की क्षमता पर इसका प्रभाव सीधा सीधा हमें देखने मिलता है। तो ये बचपन में जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब बच्चों में कुपोषण को किस तरह से पहचानें, तो ये बहुत जरूरी चीज है कुपोषण को पहचानना, क्योंकि बहुत सारे जो माँ बाप हैं
पहचान नहीं पाते हैं और कुछ लोग तो पहचानने के बाद भी उसे अनदेखा करते हैं। तो बच्चों में कुपोषण को किस तरह से पहचाने है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसके लिए एक वृद्धि चार्ट होता है जो आप गूगल कर लें, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हाइट और उम्र के अकॉर्डिंग जो है आपको वजन मिल जाएगा और क्या कैसे रखना है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। और ये सब किसके द्वारा है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न देशों के अध्ययन करके उचित तरीके से पोषण पाने वाले बच्चों की लंबाई और वजन के आधार पर निर्धारित मानकों को तैयार करके बनाया गया है। और ये हर एक देश का अलग अलग है और उसी के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ग्लोबली आप, क्योंकि हर एक देश की एक हाइट, एवरेज हाइट है, एवरेज हेल्थ, और क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग होती है तो उसके हिसाब से वहाँ के बच्चे ग्रोथ करते हैं। तो यदि आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग आप इस ग्रोथ चार्ट को देखें और अपने बच्चे की हाइट और हेल्थ को मापें। और उनका उपयोग भारत समेत लगभग सभी प्रदेशों में किया जाता है। ये मानक हमें उम्र के अनुसार हर माह के बच्चे के लिए वजन और लंबाई की अधिकतम व न्यूनतम सीमा की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। बच्चों में कुपोषण की पहचान 3 प्रकार के चार्ट का उपयोग करके की जाती है, जैसे आयु के सापेक्ष वजन का चार्ट उपयोग करके कि कितनी आयु है और उसके कंपेयर कितना वजन है, उसके अकॉर्डिंग हम यह जान सकते हैं कि बच्चे का वजन उम्र के अनुसार कम है या नहीं है। WHO की वजन मानकों की सारणी से हमें पता चलता है कि 9 माह की सामान्य लड़की का वजन 6.5 से 10.5 किलो के बीच होना चाहिए। यदि 9 माह की बच्ची है तो 6.5 से 10.5 किलो के बीच वजन होना चाहिए। अब इतना मार्जिन है 6.5 से 10.5, तो इसमें जेनेटिक भी आता है कुछ, और कुछ जो है आपके प्रदेश की जलवायु भी आती है, तो इसलिए इतना डिफरेंस मिलता है। आपके जेनेटिक्स, आपके रहन सहन, खान पान के कारण इतना डिफरेंस जो है भारत के जो बच्चे हैं उनमें देखने मिल सकता है, जो कि सामान्य है। तो ये हो गया, यदि 9 माह की बच्ची है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, इतने बीच होना चाहिए। यदि उसका वजन 6.5 किलोग्राम से कम है तो उसे हम अंडर वेट की श्रेणी में रखते हैं, जो कि अल्प कुपोषण का शिकार माना जाएगा। फिर लंबाई के सापेक्ष वजन का चार्ट ये होता है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा दुबला है कि नहीं है। WHO के मानकों की सारणी के अनुसार 64 सेंटीमीटर की सामान्य लड़की का वजन 5.7 से 8.3 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। तो इसमें हम पहले लंबाई रखते हैं और लंबाई के अकॉर्डिंग वजन देखते हैं। यदि लंबाई के अकॉर्डिंग उसका वजन नहीं है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वह दुबलापन का शिकार है, तो इसे हम वेस्टिंग की श्रेणी में रखते हैं। फिर आयु के सापेक्ष लंबाई ऊंचाई चार्ट का उपयोग करके, ठीक है, तो आयु के सापेक्ष क्या, लंबाई और ऊंचाई चार्ट का उपयोग करके, लंबाई और आयु का उपयोग करते हुए, जिसमें हम क्या देखते हैं, लंबाई और आयु का उपयोग करते हुए हम यह पहचान कर सकते हैं कि क्या उम्र के अनुसार लंबाई में बच्चा छोटा है कि नहीं है। मानकों की सारणी के अनुसार 9 माह की बच्ची की लंबाई 65 से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, किंतु यदि बच्चे की लंबाई 65 से 75 के बीच में नहीं है तो वो नाटापन की शिकार है। तो इसमें जो है हम उम्र के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लंबाई देखते हैं। यदि उस उम्र के अकॉर्डिंग उतनी लंबाई नहीं मिली है तो वो बच्चा किस चीज़ का, नाटेपन का शिकार है। तो नाटेपन का और दुबलापन का और अंडरवेट, ये 3 कैटेगरी होती हैं कुपोषण की, जो कि हमने ये चार्ट के अकॉर्डिंग देख लिया है। और ये WHO की चार्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग हर एक देश की अलग अलग होती है, तो आप अपने भारत के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते हैं। अब बच्चों में कुपोषण को किस तरह से पहचाने, तो बच्चों में कुपोषण को किस प्रकार से पहचाने, तो ये हमने अभी देखा और इसी के अकॉर्डिंग हम ये चार्ट देखेंगे और इससे ही आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। जैसे बच्चों में कुपोषण की पहचान 3 प्रकार के चार्ट का उपयोग करके ही की जाती है।
अल्प वजन यानी कि अंडरवेट, जिसमें आयु के सापेक्ष वजन का चार्ट उपयोग बनाया जाता है कि कितने महीने का है, कितने साल का है, तो उसके सामने कितना वजन होना चाहिए। यदि उतना वजन नहीं है उस बच्चे का तो वो कैसा है, अंडरवेट है। उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि वो बच्चा 12 महीने का है और उसका वेट 20 से 24 किलो के बीच में नहीं है तो वो कैसा है, अंडरवेट है। तो ये मैंने उदाहरण लिया है। तो ऐसे जो है WHO का चार्ट है और उस चार्ट को आप देख के अपने बच्चे को देख सकते हैं कि वो अंडरवेट है कि नहीं है। फिर दूसरा दुबलापन वेस्टिंग, लंबाई के सापेक्ष वजन चार्ट का उपयोग करके आप अपने बच्चे की लंबाई नापें कि कितने सेंटीमीटर है, उस सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग यदि उसका वजन नहीं है तो वो कैसा है, वेस्टिंग है, यानी कि दुबलापन का शिकार है। अब उसके बाद नाटापन, आयु के सापेक्ष लंबाई और ऊंचाई चार्ट का उपयोग करके आयु के सामने जब हम आयु देखते हैं और उस आयु के सामने उसकी उतनी लंबाई और ऊंचाई जब नहीं होती है तो वो किसका शिकार होता है, नाटेपन का शिकार होता है। तो ये जो है 3 प्रकार से हम बच्चों के कुपोषण को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं और यही आपके एग्जाम में आता है। अब ये आयु के सापेक्ष वजन का चार्ट है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र में ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, जिसमें हरी पट्टी, पीली पट्टी, लाल पट्टी और इसमें रेखाएं खिंची रहती हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस चीज़ को आप उपयोग कर सकते हैं। अल्प वजन, सामान्य और ये सारी चीज़ें चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसमें ये चार्ट आपको आंगनवाड़ी केंद्र में मिलता है। यदि आंगनवाड़ी आपके आसपास नहीं है, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप सिंपल सा गूगल पर वो चार्ट निकाल लें और इंची टेप से आपकी हाइट नापें, वजन नापें और उम्र के अकॉर्डिंग वजन करके और लंबाई करके ये तीनों जो हैं दुबले या कुपोषण की चीज़ों को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे 5 साल तक की बच्चों की या शिशुओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये सिर्फ लंबाई का है। तो यहाँ आपको दिखा देते हैं। जैसे आप देखें कि उम्र माह है, 3 माह देख लेते हैं। तो 3 माह में आदर्श लंबाई कितनी होनी चाहिए, 61.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो कैसा है, नाटापन है। तो नाटेपन के लिए मिनिमम कितना रखा गया है, 57। यदि 3 माह का है 57.3 से कम है तो वो कैसा है, आपका नाटेपन का शिकार है। 57 से 61 के बीच में उसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। 3 माह में 57 से 61 के बीच में, 12 माह में 71 से 75 के बीच में एक आदर्श लंबाई कहलाती है। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की हाइट और अपने बच्चे की ग्रोथ रेट चेक कर सकते हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहाँ आप देखें, अच्छे पोषण से बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। जीवन के सुनहरे 1000 दिन, 1000 दिन यदि हम बच्चे की शुरुआती 3 साल मान लें, यदि अच्छे से उसको कर लें तो वो जो है बच्चा कुपोषण और इन सारी समस्याओं से बच सकता है। कुपोषण का अधिकतम प्रभाव जो है गर्भ में पल रहे बच्चे के भ्रूण तथा जीवन के पहले 2 वर्षों तक पड़ता है। तो जब बच्चा गर्भ में रहता है और गर्भ के बाद 2 वर्ष तक बच्चे का यदि बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए तो बच्चे इन सारी समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और इन सारी समस्याओं का उन्हें सामना नहीं करना पड़ सकता। तो कुपोषण का अधिकतम प्रभाव गर्भ में पल रहे भ्रूण तथा जीवन के पहले 2 वर्षों में पड़ता है। इसके बाद प्रयास करने पर भी कुपोषण को सही करना आसान नहीं होता। गर्भधारण के 270 दिन से लेकर जीवन के पहले 2 साल 730 दिन तक की अवधि अर्थात जीवन के पहले 1000 दिन पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। तो ये याद रखें। तो ये जो है आपके यदि 270 दिन से लेके 770 दिन की अवधि तक
जीवन के पहले 1000 दिन पोषण की दृष्टि से अत्यंत कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जीवन के पहले 1000 दिनों को पोषण के अवसरों की सुनहरी खिड़की, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पोषण की अवसरों की सुनहरी खिड़की जीवन के शुरुआती कितने दिनों को कहा जाएगा, तो 1000 दिनों को जीवन के अवसरों की जो है सुनहरी खिड़की के रूप में जाना जाता है। इसी समय बच्चों की लंबाई सबसे अधिक बढ़ती है और मानसिक विकास भी सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इस समय में बच्चों को पोषण और लालन पालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि इस समय हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यह बच्चे अपने वयस्क जीवन में अपूर्ण क्षति का शिकार हो सकते हैं और उनके आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिए WHO द्वारा अनुशंसित 10 पोषण हस्तक्षेपों का पालन आवश्यक है और इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जीवन के शुरुआती जो 1000 दिन होते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जीवन के शुरुआती कौन से 1000 दिन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है और ये अवसर की खिड़की है। अच्छे पोषण हेतु कौन कौन से 10 हस्तक्षेप WHO ने बताए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। कुपोषण बाल्यावस्था 5 वर्ष से कम आयु में होने वाली लगभग आधी मृत्यु का कारण है। तो 5 वर्ष से कम आयु में होने वाली लगभग आधी मृत्यु किस चीज़ से होती हैं, कुपोषण से होती हैं। विभिन्न रिसर्च एवं विशेषज्ञों की राय में यदि 10 प्रभावी पोषण हस्तक्षेप का 100% उपयोग करवा दिया जाए तो उस समस्या को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर बहुत ही सफलतापूर्वक इसको रेगुलेशन या क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि वो 10 हस्तक्षेप कौन कौन से हैं जिसके कारण हम इस गंभीर समस्या से बच सकते हैं। जन्म के 1 घंटे के अंदर क्या करना, स्तनपान की शुरुआत करवाना, ये पहला है, क्योंकि माँ के दूध में ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे को मिलते हैं। यदि आप अलग से ऊपरी दूध पिला रहे हैं या पाउडर पिला रहे हैं या दूसरी चीज़ दे रहे हैं तो बच्चे को वो जरूरी न्यूट्रिशन, वो जरूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो एक माँ के दूध में होती हैं। शिशु को जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान, माँ का दूध ही पिलाना, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। बाकी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं या आप देखें कि पारंपरिक अंधविश्वास आप बोल सकते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए कि शहद चटाना या जो अन्य खाना खिलाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। 6 माह के बाद ऊपरी पोषक आहार की शुरुआत करना चाहिए, हार्ड मील देना शुरू कर देना चाहिए जिसमें लिक्विड से आप शुरू कर सकते हैं। बढ़ती आयु में आहार में वृद्धि 2 वर्ष तक का माँ का दूध जो है शामिल किया जाना चाहिए और 2 वर्ष तक माँ के दूध के साथ साथ जो है अन्य आहार दिए जाने चाहिए। अन्य आहार में आप दलिया दे सकते हैं, रोटी चावल दे सकते हैं, दाल खिला सकते हैं, हल्की फुल्की फ्रूट्स में जैसे केला खिला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप दे सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं देख सकते। तो इन 2 सालों के भीतर आप 1 या 2 ऐसे टेस्ट करा सकते हैं जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि यदि आप यहाँ ये छोटे से खर्च और छोटी सी मेहनत कर लें तो आगे के पूरे जीवन में आप जो हैं बहुत गंभीर समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बीमारियों से बचाव हेतु साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। यदि आपके पर्यावरण में प्रदूषण है, आसपास बहुत ज़्यादा स्वच्छता नहीं है तो उससे बच्चा बीमार होगा और एक बार रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमज़ोर हुई तो वो जल्द बीमारियां पकड़ने का आदी हो जाएगा। बीमार बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। अति कुपोषित बच्चों को समय से पहचान व प्रबंधन करना चाहिए। किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि
जो मासिक धर्म शुरू होता है उसमें रक्त बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्राव हो जाता है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है, तो उसमें ये समस्या बनती है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम व सही देखभाल करनी चाहिए। तो यदि आप ये 10 कारण देख रहे हैं, 10 चीज़ें देख रहे हैं, तो आप एक गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो ये जो है अच्छे पोषण हेतु WHO के द्वारा 10 पोषण हस्तक्षेप, तो ये जो आप देखें, पढ़ें अच्छे से, तो इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पोषण हस्तक्षेप 1 और 2 के बारे में बताया गया है और इनके बारे में डिटेल में यहाँ आपको जानकारी दी जा रही है। अब डिटेल में इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत डीप क्वेश्चन यदि आएंगे तो यहीं से आएंगे पोषण के ऊपर, तो इसको एक बार बस आप पढ़ लें। इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समय देना है। और एक बार आपके समय देने से यदि 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या बात है। तो जन्म के अंदर 1 घंटे के अंदर जो स्तनपान की शुरुआत है, 6 माह तक केवल क्या करना चाहिए, स्तनपान करना चाहिए। स्तनपान और उसके ऊपर भी कोई पेय पदार्थ ना दें, कोई आहार ना दें। माँ के दूध में शिशु के लिए पौष्टिक तत्वों के साथ पर्याप्त मात्रा में क्या, पानी भी होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को पानी नहीं दे रहे हैं, उसमें पानी की कमी हो रही होगी, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है बच्चे का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में जो पोषक तत्वों के साथ साथ क्या है, पानी भी है। अतः 6 माह पूरे होने तक शिशु को सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें, यहाँ तक कि गर्मियों में भी पानी ना पिलाएं। ये चीज़ याद रखना चाहिए। रात में माँ का दूध अधिक बनता है, अतः माँ रात में अधिक से अधिक स्तनपान कराए। दूध का बहाव अधिक रखने के लिए आवश्यक है कि माँ चिंता एवं तनाव मुक्त रहे, जिससे आसानी से बच्चे को जो जरूरी वॉल्यूम है वो मिल सके। कामकाजी महिलाएं अपने स्तन से दूध निकाल कर रखें। यह सामान्य तापमान पर 8 घंटे तक पीने योग्य रहता है और इसे शिशु को कटोरी या कप से भी पिला सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट भी आने लगे जिसमें निकालने में आसानी होती है, तो ये भी आसान हो गया है। स्तनपान शिशु को बीमारियों से बचाता है। यदि माँ शिशु बीमार हो तब भी स्तनपान कराएं। तो इन सब चीज़ों की उसमें ना आए कि माँ बीमार है या शिशु बीमार है। ज़्यादातर आपने देखा कि माँ बीमार है तो स्तनपान मना करते हैं कि माँ बीमार है तो उससे बच्चा भी बीमार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब अंधविश्वासों से बचें और सच्चाई को जानें कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब स्तनपान कराने के क्या फ़ायदे हैं? इससे जो है आपका सर्वोत्तम पोषक तत्व मिलते हैं, मानसिक विकास में सहायता करते हैं, संक्रमण से सुरक्षा, दस्त निमोनिया जो है उनसे सुरक्षा करते हैं, दमा एवं एलर्जी से सुरक्षा करते हैं, शिशु को ठंडा होने से बचाते हैं, प्रौढ़ और वृद्ध होने पर उम्र के साथ साथ होने वाली बीमारियों से सुरक्षा रखते हैं। अब माँ के लिए क्या है, जन्म के पश्चात जो रक्तस्राव एवं एनीमिया से बचाव करता है, कारीगर गर्भ निरोधक होता है, कारगर होता है, मोटापा कम करने एवं शरीर को सुडौल बनाने में सहायता करता है, स्तन एवं अंडाशय को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाता है। तो इतने सारे फायदे हैं आपके, तो इसको जरूर देखें, जरूर समझें। अब पोषण हस्तक्षेप 1 और 2 जिसमें जन्म के 1 घंटे तक स्तनपान, ये हमने देखा, ये देखा, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब उसके बाद हस्तक्षेप नंबर 3, 6 माह के बाद ऊपरी पोषक आहार शुरू करना, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो ऊपरी पोषक आहार देना कब, जन्म के 6 माह बाद, क्योंकि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 माह यानी कि 180 दिन के बाद अर्ध ठोस आहार, अर्ध ठोस में जैसे खिचड़ी हो गई आपकी, दलिया हो गया जो थोड़ी सी लिक्विड डाइट के अंतर्गत आता है, मूंग दाल हो गई आपकी, तो ऐसे बहुत सारे अर्ध ठोस आहार होते हैं।
6 माह के बाद केवल स्तनपान बच्चे की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और माँ तथा बच्चे दोनों में खाना खिलाने की आदत विकसित करने के लिए 6 माह के बाद जल्द से जल्द इसे शुरू करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऊपरी आहार क्यों ज़रूरी होता है, ऊपरी आहार से क्या फ़ायदे होते हैं उसको हम देख लेते हैं। बच्चे की मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास में आवश्यक होता है ऊपरी आहार, क्योंकि इससे शारीरिक जो ज़रूरती होते हैं, पोषण जो ज़रूरी होता है वो विकसित होता है। सामाजिक विकास कैसे, क्योंकि इसमें बच्चे का जुड़ाव होता है, जो खाना खिला रहा है और वो सारी चीज़ें वो सीखता है जो आगे जाके उसे जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी क्रियाएं करता है, तो इसलिए इसे सामाजिक विकास के अंतर्गत भी जोड़ा गया है। बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, बच्चे पढ़ाई में पिछड़ते नहीं हैं, बच्चे बीमार कम पड़ते हैं और कुपोषण से बचाव होता है। बच्चों के स्वस्थ रहने से परिवार की क्या आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। तो एक बार यदि आपका बच्चा बीमार हो गया या उसमें कोई गंभीर बीमारी आ गई तो उससे आपके आर्थिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे और माँ, पूरा परिवार स्वस्थ है तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलती है। ऊपरी आहार जल्दी शुरू करने के नुकसान होता है क्या? जो बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है, बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो जल्दी आहार नहीं शुरू करना चाहिए, 6 महीने तक रुकना चाहिए। यदि जल्द आहार शुरू कर देते हैं तो उससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और ऊपरी आहार देर से शुरू करने के नुकसान क्या होते हैं? बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो धीमी पड़ जाती है और बीमारी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो जल्दी भी नहीं शुरू करना चाहिए और देर से भी शुरू नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी समय है उस समय कर देना चाहिए, जिससे ये सारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो इन सभी फ़ायदों के बारे में देखें और इन सारी चीज़ों का पालन करवाएं। तो ये जो है 6 माह के बाद ऊपरी पोषक तत्वों के साथ साथ जो है आहार देना, ये भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब पोषण हस्तक्षेप नंबर 4। बढ़ती आयु में आहार वृद्धि, 2 वर्ष तक माँ का दूध। आरंभ में शिशु को नरम मसला हुआ भोजन दें और धीरे धीरे भोजन की मात्रा को बढ़ाएं। 1 वर्ष का होने पर शिशु को उसकी माता के भोजन का आधा भोजन खाना चाहिए। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उस शिशु को लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ, हर बच्चे की हाइट, हर बच्चे की डाइट, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये जो है एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है कि लगभग 1 वर्ष तक होने पर शिशु को माता के भोजन का आधा भोजन खाना चाहिए। भोजन की मात्रा में बारंबारता, बच्चे की भोजन की मात्रा तालिका यहाँ पर दी है, उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। जैसे 6 माह की आयु पर 3 से 4 चम्मच से शुरू करते हुए 7 से 8 माह पर 250 ग्राम की आधी कटोरी नरम मुलायम मसला हुआ खाना 3 बार दें। तो 250 ग्राम वाली कटोरी में लगभग 3 बार जो है गरम मसला हुआ या आप हाथ से मसल सकते हैं उस खाने को दें। 9 से 11 माह तक 3 कटोरी दें। 3 से 4 बार बढ़ा दें, 1 बार और बढ़ा दें। इसी प्रकार 12 से 24 माह तक 250 ग्राम की पूरी कटोरी 4 से 5 बार तक दें। तो धीरे धीरे शुरुआत करें और उस चीज़ को क्या करें, बढ़ाते जाएं। गरिष्ठ एवं गुणवत्ता युक्त भोजन देना चाहिए। ऊपरी आहार का गाढ़ापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसे चम्मच में उठाया जाए तो चम्मच से नीचे ना गिरे। ऊपरी आहार का पर्याप्त गाढ़ापन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा पीने वाले आहार से पेट तो भर जाएगा लेकिन पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे और उससे बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जैसे आप दलिया दे रहे हैं या मूंग दाल दे रहे हैं या और भी अन्य चीज़ें दे रहे हैं तो उसे अत्यधिक पतला ना रखें, जरूरी गाढ़ापन समय के साथ बढ़ाते जाएं। 24 माह तक स्तनपान जारी रखें। इससे जो है
माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो सामान्य ऊपरी आहार में आसानी से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए नहीं मिल जाते हैं, इसलिए ऊपरी आहार के साथ साथ जो है स्तनपान जारी रखें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिव फीडिंग, बच्चे की भूख के संकेत को समझें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हस्तक्षेप पोषण 4 है, जिसमें कितनी बार कैसे कैसे खाना खिलाना है ये हम अभी देख चुके हैं, तो इस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लें। फिर हस्तक्षेप नंबर 5, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आयरन, विटामिन ए, आयोडीन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर में काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की कई अलग अलग गतिविधियों में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे आयरन शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है, जिसके बिना हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यदि आयरन की कमी हो तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे शारीरिक थकान व कार्य क्षमता कम हो जाती है। आयरन के अनेक स्रोत हैं, जैसे हरी पत्ते वाली सब्जी, मांस मछली, गुड़, बाजरा और अन्य अनाज, जिससे हम आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं। यदि दैनिक आहार के स्रोत से पर्याप्त मात्रा में आयरन उपलब्ध नहीं होता है तो इसकी कमी की पूर्ति के लिए आप जो है एक आयरन की गोली या एक सिरप ले सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं आयरन की कमी के लिए। फिर उसके बाद विटामिन ए। अब विटामिन ए आपने सुना ही होगा कि विटामिन ए आँखों के लिए लाभकारी होता है, जिससे रतौंधी जैसे खतरे को कम करता है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की सामान्य संक्रमित बीमारियों की गंभीरता को कम करता है। इसके सामान्य स्रोत हैं पीली, केसरी या लाल रंग की सब्जियां व फल, कुछ हरे पत्ते वाली सब्जियां, अंडे का पीला हिस्सा, दूध इत्यादि। इन सब चीज़ों से विटामिन ए की कमी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। यदि इन सब चीज़ों से विटामिन ए की कमी नहीं पूरी हो रही तो विटामिन ए की आप गोली टैबलेट ले सकते हैं। फिर आयोडीन गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, अत्यधिक आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से बच्चे को गंभीर मंद बुद्धि हो सकता है। आयोडीन भूमि की मिट्टी की आकार में अक्सर मिलता है। तो आयोडीन कहाँ मिलता है? जो जमीन की मिट्टी होती है उसमें मिलता है, और मिट्टी में पैदा हुए अनाज, सब्जी इत्यादि के माध्यम से हमारे आहार में शामिल हो जाता है। आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक लेना जरूरी होता है। इससे हमारे शरीर में जो आयोडीन है उसकी मात्रा पूरी हो जाती है। हमारे देश में आयोडीन बिना नमक बेचना कैसा है, गैर कानूनी है। जो भी नमक आते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होती है। हमारी ज़मीन में भी, मिट्टी में भी आयोडीन होता है, तो उससे भी हमारे अन्य अनाजों में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आयोडीन रहता है। उसके बाद जिंक। बच्चों में दस्त होने की अवस्था में शरीर में पोषक तत्वों का क्षरण हो जाता है। ऐसी अवस्था में जिंक और ORS का सेवन कराया जाता है। तो विटामिन ए, आयरन और आयोडीन ये बहुत ही पोषक तत्व हैं। हस्तक्षेप नंबर 6 के बारे में अब हम देख लेते हैं। बीमारियों से बचाव हेतु साफ सफाई पर ध्यान रखने के लिए, तो ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप कितनी साफ सफाई, कितनी स्वच्छता रख सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी स्वच्छता है, जैसे घर के फर्श पर बच्चा सबसे अत्यधिक समय खेलता है, तो दिन में 2 बार घर के फर्श पर पोंछा लगाएं, डिटॉल डाल के, या डिटॉल नहीं डालते हैं तो आप जो है और भी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी केमिकलों से बचें, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
स्वच्छता की कमी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसके फलस्वरूप लोग, विशेषकर बच्चे, बीमार पड़ते हैं और गंभीर स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, जिसमें आप जो है आसानी से और एक बार में पूरी चीज़ें पढ़ लें। तो यहाँ जो है साफ सफाई पर, जैसे शौच से आने के बाद हाथ धोना, खाना बनाने से पहले हाथ धोना, परोसने खिलाने से पहले, बच्चे का मल कूड़ा जानवर छूने के बाद, बच्चों के खिलौने से पहले, इन सब चीज़ों से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। उसके बाद पानी की गुणवत्ता को देखें और स्वस्थ साफ पानी याद रखें। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हस्तक्षेप नंबर 6 या बीमारियों से बचाने हेतु साफ सफाई पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर बीमार बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक बार पढ़ लें। जैसे बच्चों में कौन सी बीमारी मौसमी बीमारी से ग्रस्त होने से ज़्यादा खतरा रहता है, उसके बारे में आपको जानकारी रहे। छोटे बच्चे सामान्यतः दस्त, बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम से ग्रसित रहते हैं। बच्चों के बुखार, दस्त, मानसिक ज्वर, निमोनिया, मलेरिया में ग्रस्त हो जाने पर बच्चा सुस्त या बेहोश हो जाता है। इन्हें खतरे से सामान्य लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण मिलने पर परिवार को तत्काल चिकित्सीय सहायता लेने का परामर्श देना चाहिए। बच्चे की बीमारी के दौरान क्या होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। जैसे बीमारी के दौरान बच्चे को भूख कम लगती है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। दस्त बुखार में बच्चे की प्यास बढ़ जाती है। बुखार में बच्चे का वजन भी कम हो जाता है। धीरे धीरे जब बच्चा ठीक होने लगता है तो ये सारी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाती हैं। दस्त बीमारी के दौरान बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी है ये, है ना। बीमारी से ठीक होने के बाद बच्चे को कैसा खाना देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और नॉर्मल समझ से हमें करना चाहिए। फिर हस्तक्षेप नंबर 8, जिसमें कुपोषण जैसी चीज़ों के बारे में बताया गया, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तीव्र कुपोषण एक जन स्वास्थ्य समस्या है। इसके उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों में मृत्यु की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में 9 गुना अधिक होती है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें सामान्य बच्चों की तुलना में मृत्यु होने की कितनी 9 गुना अधिक संभावना होती है। प्रदेश में 18% बच्चे अक्यूट मोल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं और 6% बच्चे सीवर अक्यूट मोल न्यूट्रिशन, जिसे हम सैम कहते हैं। इनमें अनुमानतः 10% चिकित्सीय जटिलता की संभावना के कारण होते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ये पहचान हमें करना चाहिए कि कैसे कैसे इन सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लें। लंबाई, ऊंचाई की तुलना में वजन के आधार पर हम देख सकते हैं। गंभीर अल्प वजन वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करके चिकित्सा जटिलता वाले सैम बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र पर वो संदर्भन करके पोषण पुनर्वास केंद्र से ठीक होकर वापस आए तो ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी जो कार्य करती है उसके द्वारा पोषण संबंधी परामर्श लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम के लिए, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पोषण से संबंधित चीज़ें हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करें और एक बार इसको देख लें, तो इससे आपके कुपोषण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे।